डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी आ गई और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गया, जैसे कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई किसी भी पार्टिकल का अगर आपको लीनियर वेलोसिटी पता है तो उससे हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालें। तो जो नेक्स्ट ईयर में से पढ़ते हैं, स्टडी द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जो नेक्स्ट चीज आप इसमें डिस्कस करोगे, वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन, है ना, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, तो ये तो एक चीज एकदम आसान है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन निकालना एकदम आसान है। ये सिंपल सा, अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी आपकी किसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो ये एंगल इससे कोई ट्रेवल कर लिया डी थीटा, है ना, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ds। तो अगर मैं इसका रिलेशन निकालना चाहूँ तो सिंपल सा मैं लिखूंगा कि v की वैल्यू जो हो जाएगी वो ds/dt, और ds की जगह पे हम लिख सकते हैं रेडियस इनटू एंगल d थीटा/dt। तो अल्टीमेटली v इक्वल टू ओमेगा r आ जाएगा। अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है इस सर्कुलर मोशन में और इस पार्टिकल की अगर लीनियर स्पीड v है तो v एंड ओमेगा में रिलेशन आ जाएगा। इस पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ओमेगा इनटू r। तो कुछ एंगुलर मोशन के सर्कुलर मोशन के बेसिक पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, नॉर्मल केस में तो v इक्वल टू ओमेगा r होता है सिंपल सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन कई बार जो मोशन होता है ना वो एक कर्वी लीनियर टाइप का मोशन होता है। कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई मोशन जो है वो सिंपल सर्कुलर ना होके ये कर्वी लीनियर मोशन है ना। कर्वी लीनियर का मतलब होता है लीनियर मोशन अलोंग द कर्व। जब भी कोई लीनियर मोशन अलोंग द कर्व होगा तो उसी को क्या होता है कि आपका कर्वी लीनियर मोशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कर्वी लीनियर मोशन, या आप सिंपल सा ले लो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द v एंड ओमेगा। तो मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल p है जो कि किसी v से मूव कर रहा है ना, और ये कोई o पॉइंट है, o से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया r है ना। o से इसका पोजीशन वेक्टर जो मैंने डिफाइन किया है वो कितना है, बेसिकली आपका r है। वेट फॉर मी। है ना, तो जैसे मैंने बोला कि कोई p पॉइंट है और o से इसके डिस्टेंस r है और p पॉइंट b से मूव कर रहा है, तो o के और इसका ओमेगा कितना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल सर्कुलर मोशन में तो v इक्वल टू ओमेगा r होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर पार्टिकल किसी v से मूव कर रहा है और o से इस p पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर r है तो o के और इसकी ओमेगा हम कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे ना कि इस v को हम रिजॉल्व कर लेंगे। सपोज ये एंगल अगर आपका थीटा है तो v का एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा v cos, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा v sin। तो आप देखो o के रिस्पेक्ट में v cos की वजह से सर्कुलर मोशन थोड़ी होता है। o के रिस्पेक्ट में v cos की वजह से जो मोशन है वो तो लीनियर है। किसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, v sin। तो सिंपल सा हम लिखेंगे इसमें ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी v sin थीटा बाई r आपका, है ना। कि ओमेगा की वैल्यू में v cos थीटा नहीं आएगा बल्कि v sin थीटा बाई r आ जाएगा। तो इन जनरल हम बोलते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी v परपेंडिकुलर बाई r, है ना। तो ओमेगा जब भी आप निकालोगे तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। r के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है, क्योंकि सिंपल सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमेशा r और v परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए आपको रिजॉल्व नहीं करना। तो v एंड r परपेंडिकुलर है तो सिंपल हम लिखते हैं v ओमेगा इक्वल टू v बाई r। इस केस में अगर ओमेगा मुझे लिखना है तो v एंड r सिंपल है। तो यहाँ देखो इस केस में v एंड r परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, v को रिजॉल्व करोगे ये v cos आ जाएगा और ये v sin का। तो v sin थीटा बाई r जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर स्पीड। कौन सा देखना कि एंगुलर स्पीड जो होता है वो v परपेंडिकुलर बाई r,
हाँ, कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी को हम आर से क्या करेंगे, जैसे कि आपका डिफाइन। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या होंगे, जैसे कि आपके बेस्ड है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इस सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर क्या होता है, जैसे कि आपके बेस्ड है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इसको आप सॉल्व मत करना, जस्ट मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी केस में मैंने अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ले, है ना, कि सपोज मैंने प्रोजेक्टाइल इज अ कर्वीलिनियर मोशन, कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ले, यहाँ से मैंने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी यू स्पीड से, और इसका एंगल कितना है, जैसे कि आपका थीटा है। ये कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, है ना, कि पैराबोलिक पाथ होगा और यहाँ पे जाके क्या करेगा, जैसे कि आपका स्ट्राइक करेगा। तो जितने एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा यू से आपको, और ये वाला अगर एंगल थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, कि आपको जस्ट ये बताना है कि व्हाट इज द, इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी इस ओ के अबाउट, जब पार्टिकल जस्ट यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला है ना, कि जब पार्टिकल जस्ट यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला होगा तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो ये हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप इसकी इस केस में एंगुलर स्पीड निकालोगे, वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो ये एंगुलर स्पीड आपकी ये हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू, हम लिखेंगे v परपेंडिकुलर बाय r। तो आप इस u को रिजॉल्व कर लो, u का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। तो u cos थीटा के इससे तो वो पॉइंट उसी पॉइंट पर उसके हिसाब से तो होगे नहीं, आपका u sin थीटा की वजह से, तो हम लिखेंगे v परपेंडिकुलर, तो आपका हो गया u sin थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाय r ये पूरी डिस्टेंस होगी उससे भी, ये तो रेंज ही हो जाएगा, ये रेंज से आप डिवाइड कर दो, तो इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी जस्ट हम इसको ये लिखेंगे, दिस इज द u sin थीटा अपॉन रेंज। रेंज की वैल्यू आपकी हो जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, है ना, u स्क्वायर बाय आपका ये आपका इस तरह से आ जाएगा। कौन सी बात है कि यहाँ से एक u की पावर कैंसिल होगी, sin भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा g बाई 2u cos। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, कितने रेडियन पर सेकंड जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी एंगुलर वेलोसिटी। और ऐसा ध्यान रखना कि कोई भी कर्व वाला मोशन है तो हम किसी भी स्टैंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वो एंगुलर वेलोसिटी जो आएगी वो जस्ट इसी फॉर्मूले से v परपेंडिकुलर को जब भी आप r से डिवाइड करोगे तो उस केस में हम उसकी क्या निकाल सकते हैं कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कि ओमेगा इक्वल टू जो होता है दैट इज v परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका r, कि v परपेंडिकुलर को आप r से क्या करोगे, बेसिकली आपका डिवाइड करोगे, तो इससे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो इस तरह से हम इसको ध्यान देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली आपका एनालाइज करेंगे, है ना। तो ये जस्ट हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट, राइट। तो इस तरह से ओमेगा निकालने, इसके बाद हम आ जाते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ना इसके बाद होगा, है ना, कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम इसका डिस्कशन लेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन में हम ले लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन सपोज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, बाद में यूनिफॉर्म कर देंगे इसको। तो सपोज कोई सर्कुलर मोशन कैसा है, जैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डायरेक्शन इसकी दोनों चेंज होगी। तो मुझे निकालना है अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है, तो किसी स्टैंड में अगर सपोज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे आ गया, ये इसका आर वेक्टर हो गया इस पार्टिकल का, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो इस इंस्टेंट में इसका एक्सेलरेशन किया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आर को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये जो आर वेक्टर है इसकी जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी आर कॉस थीटा आई कैप, है ना, प्लस आपका हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप, आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप आ गया, ये आर वेक्टर वैल्यू होगी। ऐसी वेलोसिटी को भी आप खुद कर लो रिजॉल्व करके, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, है ना, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू मैं लिख दूंगा जैसे आपका माइनस v साइन थीटा आई कैप, प्लस आपका हो जाएगा v cos थीटा j कैप, है ना। एनसीईआरटी में इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हम ऐसे करने वाला कि भाई एक्सप्रेशन अगर मुझे निकालना है तो r के को आपने इस फॉर्म में पुट कर दिया, वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में पुट कर। अगर ये r है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जिसमें सिर्फ डायरेक्शन होगी, है ना, r के मैग्नीट्यूड को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं
तो ये जो आपका आर वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा a कैप प्लस sin थीटा इनटू j कैप। यहां से आपका r डिवाइड करके कैंसिल हो गया। ऐसे ही वेलोसिटी का अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं v कैप तो ये आपका हो जाएगा माइनस sin थीटा i कैप, है ना, प्लस आपका हो गया cos थीटा j, है ना। तो जस्ट आपने बोला r का यूनिट वेक्टर आपका ये हो गया एंड वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्या होगा जैसे आपकी। अब मुझे निकालना है कि भाई वेलोसिटी की तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होती है, तो अगर मुझे निकालना है एक्सप्रेशन कितना होगा, मैं वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना, कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को मैं क्या कर दूंगा जैसे कि आपका डिफरेंशिएट, जो भी वेलोसिटी वेक्टर है आपका v इक्वल टू आपने यहाँ पे डिफाइन किया है माइनस ऑफ v बाहर ले लो आप, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इनटू j, है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर मुझे एक्सेलेरेशन वेक्टर निकालना है तो इसको मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू आपका हो गया dy बाई, इससे टोटल एक्सेलेरेशन आ जाएगा भाई, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से टोटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें वेरिएबल, इसलिए v को आप फर्स्ट वेक्टर ले लो, इसको सेकंड टर्म ले लो और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये पूरी चीज आपकी सेकंड। भाई v भी चेंज हो रहा है, स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है, नॉन फोर्स सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होता है और थीटा तो चेंज हो रहा है डायरेक्शन, दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैं लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये चीज डिफरेंशिएट होगी, ये आपकी हो जाएगी माइनस कॉस थीटा आई क्या, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, इनटू डी थीटा बाय डी, चेन रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू, है ना, कि साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा इनटू जे कैप इनटू आपका डी बाय डी, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, हाँ, तो यहीं से सारी चीज आ जाएगी, आपको सिर्फ इसको अब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में पुट कर दो, बाय डी थीटा बाय dt की जगह पे तो ओमेगा आ जाएगा, है ना, डी थीटा की बाय dt की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका ओमेगा आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो कि जो टोटल एक्सेलेरेशन वेक्टर होगा, है ना, इसमें ओमेगा की जगह पे हम v बाई r भी लिख सकते हैं। इस केस में अगर इसकी ओमेगा एंगुलर स्पीड है ना, इसकी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है इसकी, तो ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जैसे कि आपका v बाई, है ना, कि ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, जैसे कि आपका v बाई r, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाई r, एक माइनस साइन, और आपको ये cos थीटा वाला जो टर्म है ना, ये r कैप भी तो है, तो r कैप की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, है ना, ये पुट करने के बाद ओमेगा की जगह पे v बाई r पुट कर दिया, तो v स्क्वायर बाई r आ गया, और ये वाला जो टर्म है अगर माइनस साइन बढ़ा दो तो भी r कैप की जगह पे तो आ जाएगा, यहाँ पे r कैप प्लस आपको क्या है, ये आपका आ गया डी बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये जो टर्म है ये आपका v कैप, है ना, मतलब जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टोटल एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट, एक की डायरेक्शन माइनस आर कैप के होगा, है ना, माइनस आर कैप का मतलब ये जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंटर की तरफ है ना, आर कैप बाहर की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन जो होगा ये सेंटर की तरफ, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, और एक एक्सेलेरेशन वेलोसिटी वेक्टर के अलावा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंशियल। तो ये जो दो चीज आ गई ये अपने आप आ गई, एक का आर कैप के अलावा होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और ये वी कैप हो जाएगा जो कि टेंजेंट करवा, तो ये जो टर्म आता है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल, इसका काम होता है डायरेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपका एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, है ना, तो पहले जो टर्म आ गया वो क्या आ जाएगा जैसे कि आपका सेंट्रिपेटल, और ये जो हो जाएगा टर्म इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि स्पीड को चेंज करता है ना, तो वही बात है कि जब वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप दोनों टर्म आएंगे और टोटल एक्सेलरेशन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल इस वर्ड में जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो इतना कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल होगा तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और एक टेंजेंशियल हो सकता है, तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का रिजल्ट है। तो अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी, यहाँ पे है ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एटी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आपकी एसी स्क्वायर, इसमें एसी की वैल्यू हम जानते हैं
एसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v स्क्वायर बाई आर, और 80 तो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो डी बाई dt। हाँ, तो जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ये एक डायरेक्शन चेंज करेगा और एक स्पीड को चेंज, वो सेंट्रीपिटल एंड टाइम, है ना, v स्क्वायर बाई आर एंड dv बाई dt। ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का फैक्टर आपको जानना होता है, इस तरह से हमने इसको एनालाइज। टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और इसके बाद हम जानते हैं कि भाई ये अगर किसी केस में कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, और मैं सब चीजों को अगर समराइज करूं तो सिंपल चीज है कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म में अगर होगा तो डी बाई dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा। तो अगर कोई भी इस तरह सर्कुलर मोशन हो रहा है, मे बी नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे किसी इंस्टेंट में इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी, है ना, किसी इंस्टेंट में इसमें अल्फा भी हो सकता है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इसका क्या है कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की कुछ लीनियर स्पीड भी हो सकती है, और इस पार्टिकल का कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी भी, और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, इसको हम एसी बोलते हैं, है ना। एसी निकालना एकदम आसान है, एसी की जो वैल्यू होगी वो स्पीड का स्क्वायर बाई आर हो जाएगी, है ना, और एटी जो हो जाएगा वो अल्फा, है ना, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंशियल के अल्फा। और अब इससे बताया कि किसी केस में अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिख सकते हैं ना। अगर किसी केस में मैं अगर ऐसा ले लूं कि अल्फा इज कांस्टेंट, कि अल्फा की वैल्यू अगर किसी केस में कांस्टेंट है ना, कि अल्फा टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, है ना, कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। और इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स ऐसी होती है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। और तीसरा आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा, सेम लीनियर मोशन। अगर किसी केस में अल्फा कांस्टेंट है तो हम एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिख सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, है ना। और अगर किसी केस में अल्फा कांस्टेंट है ना, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, ओमेगा कांस्टेंट होगा फिर तो अल्फा वाला टर्म जीरो, ये सारी चीजें जीरो होगी, है ना, फिर तो ये यूनिफॉर्म ओमेगा से रोटेट करेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन हम ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आपने लीनियर मोशन में, राइट। ये थोड़ा सा काइनेटिक्स की डिटेल है वापस। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी कि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालते हैं, भाई किसी भी केस में हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। कि कोई भी कर्वीलिनियर पाथ है, कि भाई कोई भी कर्वीलिनियर अगर इस तरह से पाथ है तो उसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किस सिस्टम में कैसे, है ना। तो समझ कि कर्वीलिनियर पाथ का मतलब ये हो जाएगा कि भाई कर्व के अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, लेकिन वो कर्व के अलोंग, उसको हम कर्वीलिनियर बोलते हैं। तो मान लो किसी भी डिस्टेंस पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका सर्कुलर का पार्ट जो होगा उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। मे बी यहाँ पे है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, मे बी यहाँ पे है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कहीं भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इस आरसी को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको स्पीड पता होगी कि पार्टिकल की स्पीड सपोज v है, और एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी पता होगी, इसको मैं बोलता हूँ ये परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, आरसी कितना होगा, तो आरसी स्क्वायर इक्वल टू सिंपल होता है स्पीड स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला,
कि किसी भी स्टैंड में अगर इसकी स्पीड का स्क्वायर ले लें और उसको ए परपेंडिकुलर से डिवाइड करें, ए परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कि जो भी वेलोसिटी डायरेक्शन है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये वही चीज है ना। यही चीज को हम आर को यहाँ ले जा रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ से आर निकालना है तो बी स्क्वायर बाई एसी हो जाए, और एसी हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसी से मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली कि अगर इस स्टैंड में मुझे स्पीड पता है और ए परपेंडिकुलर पता है तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसलिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे इसका एक फंक्शन वाला फॉर्मूला भी होता है ना, कि अगर आपको इतना कुछ चीजें नहीं पता है तो थोड़ा सा मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इसका एक फंक्शन वाला फॉर्मूला भी वो भी इम्पोर्टेंट है। भाई अगर आपको फंक्शन पता है तो उससे भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर सकते हैं, कि आपका क्या है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है ना कि आरसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस dy बाई dx का होल की पावर 3 बाई, है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू b। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक जनरल फॉर्म कि अगर मुझे किसी भी केस में y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक जनरल फॉर्म, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है ना, इसमें तो फंक्शन वगैरह की नॉलेज होगी उससे हम निकालेंगे, अदरवाइज ये एकदम आसान। स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, जब भी आप स्पीड के स्क्वायर को ए परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। लेकिन अगर कहीं फंक्शन दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो नॉर्मली हम ये एक्सप्रेशन है ना। तो जैसे कि सिंपल सा हम सोच सकते हैं सेम प्रोजेक्टाइल वाला, है ना। भाई प्रोजेक्टाइल वाले में अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि दो पार्ट, हाँ, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, कि फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड आउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, curvature when a particle is at दो पार्ट आपसे पूछा गया है, दो पार्ट में क्वेश्चन। पहला पार्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, ये आपको सॉल्व करना, मैं बाद में क्वेश्चन दूंगा। एट हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हेन पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा। तो पहले हम हाईएस्ट पॉइंट पे निकालते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे तो एकदम आसान है, ये आपका कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने इसको यू से प्रोजेक्ट किया और ये एंगल अगर थीटा है तो इसका पाथ इस तरह से पैराबोलिक हो जाएगा, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे तो आपको पता है इसकी जो स्पीड होती है वो तो यू cos थीटा होती है, और इसमें जी वर्टिकल लगता है। तो आप देखो यू cos थीटा की जी ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पीड के स्क्वायर बाय ये परपेंडिकुलर। जस्ट हम इस केस में निकालेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट में ये जो इस तरह से कर्व का बनाएगा ऐसे, उसका रेडियस पूछ रहे हैं। इस रेडियस का मैक्सिमम हाइट से पूछ भाई जो कर्व होगा हर पार्ट पे रेडियस चेंज होता होगा, तो आरसी की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी यू cos थीटा का होल, है ना, बाय जी आर। दिस इज द रेडियस ऑफ, कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी आसान है ना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया उस स्टैंड में क्या होगा, है ना, कि बाद में कहा गया उसका मतलब नहीं है, इसी स्टैंड पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी आसान है। आप देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे तो उसकी स्पीड तो यू होगी, लेकिन जब जी लेंगे हम तो जी तो वर्टिकल होती है, तो आपको तो जी और यू परपेंडिकुलर थोड़ी है, तो आपको तो कंपोनेंट लेना, आप क्या करोगे यहाँ पे जी का कंपोनेंट यू के परपेंडिकुलर, तो जी का कंपोनेंट यू के परपेंडिकुलर आपका जी cos थीटा, ये देना। हाँ, इस केस में आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ा क्योंकि वेलोसिटी और जी परपेंडिकुलर तो सीधा, इस केस में आपको वेलोसिटी ऐसा है जी वर्टिकल, तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जी cos थीटा क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज, और एक जो जी का ये वाला कंपोनेंट होगा जी sin थीटा, ये इसको रिटार्ड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है स्पीड कम होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन, तो स्पीड को कम जो करेगा वो जी sin थीटा उसके अपोजिट है इसलिए, और जी cos थीटा जो यू के परपेंडिकुलर है उसके बैंड में,
डायरेक्शन चेंज, तो दोनों का पर्पज है। तो जो बैंड करता है उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आई कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो स्पीड स्क्वायर बाई आपका जी कॉस है ना। तो देखो मैंने इसको यूज नहीं किया, अदरवाइज तो वाई और एक्स में रिलेशन आपको पता है, उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके निकाल सकते। कोई टिपिकल क्वेश्चन आता है उसमें हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज तो सिंपल ही स्पीड के स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो चीजें आपको जाननी होती है सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स है ना। तो लिख लो बस। वो बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया आपका, वो आप रिजॉल्व करोगे ना वी को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आई कैप के आती है कि कोई भी चीज जो इस तरफ अगर ऐसा है, तो जब रिजॉल्व करेंगे तो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ये कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये तो पॉजिटिव है, तो उसी वजह से माइनस पी साइन का आई कैप, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। सर ये सेकंड वाले पार्ट में जी को रिजॉल्व कैसे किया? रिजॉल्व कैसे कर दिया मैंने, तो सिंपल से आपको पता है कि एंगल थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये बीच वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो जी का ये वाला कंपोनेंट जी cos थीटा हो जाएगा जी। तो जो जी cos थीटा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे जी cos थीटा और स्पीड तो u है ही, तो u स्क्वायर बाय जी cos थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं भाई किसी भी पॉइंट पे वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर जगह पे आर सेम होगा लेकिन वो कैलकुलेट करने आपको होना चाहिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर यहाँ पर जी कॉस थीटा क्यों लिया, जी साइन थीटा भी ले सकते थे क्या इस पे सेकेंड पार्ट में? नहीं बेटा जी cos थीटा ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको एक्सेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड, है ना। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, है ना। स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है बेसिकली आपका, है ना। स्पीड का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम अगर बनाऊं यहाँ पे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया यू से, तो आपको पता स्पीड तो अभी यू ही है, तो जब मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखूंगा तो यहाँ पे तो यू है। अब आपको ये लेना है कि यू के परपेंडिकुलर एक्सेशन कौन सा है ना, कैसा एक्सेशन जो कि यू के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है जब भी कोई चीज एयर में होगी तो उसको जी लगता है ना, जी तो इस डायरेक्शन में है, तो जी एंड यू अभी परपेंडिकुलर नहीं है ना, हम यहाँ पे जी नहीं लिख सकते। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं एक अगर यू की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है, तो आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट आपका ये जो होगा ये आपका हो जाएगा जी कॉस, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जी साइन। तो आप देखो आपको वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट, तो इस केस में जो ए परपेंडिकुलर होगा वो जी कॉस होगा। तो जी कॉस का काम क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर बनाएगा, और जी साइन क्या करेगा, क्योंकि यू के अपोजिट लग रहा है इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड को कम, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड भी कम होगी, है ना। लेकिन उसका आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि आपका जी cos थीटा, आपने यू स्पीड स्क्वायर बाई ए का परपेंडिकुलर कर, तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ए परपेंडिकुलर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करके फिर हम डायनामिक्स करें, है ना, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स, है ना। तो पहले आप काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लो,
उसके बाद आई विल गो फॉर द सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं दूंगा थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। है ना, कुछ 4 पार्ट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम ठीक से करना है इस क्वेश्चन। और चारों पार्ट का एक साथ आंसर देना, ब्रेक करके मत देना।
हाँ सही है भव्य, आपके आंसर, आपने जो आंसर दिए सारे सही है। ये आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान दें। ऐसे आ जाएगा आपसे, है ना? आप हो सकता है कुछ पार्ट कर चुके होंगे, कुछ पार्ट नहीं कर चुके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे फिर सारे पार्ट आप सुनिए। हाँ सही है निहाल, आपके आंसर सही, सही आंसर है ना, सही पार्ट। चलो कुछ नहीं, v स्क्वायर टू 2t स्क्वायर है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। पहली बात है कि v अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा व्हेन टाइम इज 2 सेकंड्स, फर्स्ट पार्ट। तो अभी आपने पढ़ा कि ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है, वो क्या होता है, इसको इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये 40 हो जाएगा, है ना? और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू आप यहाँ पे 2 सेकंड, तो जैसे टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे, एटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 मीटर पर, है ना? जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट आ गया। टोटल एक्सेलेरेशन एट टाइम इज t इक्वल टू 1 सेकंड। तो टोटल एक्सेलेरेशन आपको पता है, अभी आपने बोला है कि टोटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 80। तो 80 तो हम इसे से निकाल लेंगे 1 सेकंड पे, ये आपको निकालना है टाइम की वैल्यू जब 1 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पे 80 जो होगा वो तो 4 हो जाएगा, और टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे जब हम एसी निकालेंगे, तो एसी की वैल्यू जो होती है वो 20 स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू से 2 मीटर देगा, है ना? स्पीड के स्क्वायर बाई आर, तो स्पीड जो होगी आपकी 1 सेकंड पुट करेंगे यहाँ पे तो v2 आ जाएगी ना, तो 2 स्क्वायर बाई 2, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड है। तो भाई टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे टेंजेंशियल जो होगा यहाँ से आ गया, और v स्क्वायर बाई आर से आपने सेंट्रल निकाल लिया, और टोटल एक्सेलेरेशन जो होगा इसी का रिजल्टेंट निकालो, ये आपको मिलेगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना? मतलब रूट 20 आ जाएगा। टोटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 20, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम आसान सी चीज है, जो हम जानते हैं उसी के ऊपर बेस्ड, जस्ट मैंने रिवाइज करने के लिए दिया, है ना? उसके बाद इसने बोला है कि एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड ऑफ पार्टिकल एंड टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, है ना? तो भाई t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे एंगल कितना होगा, है ना, बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की। आपका डायग्राम बना दो, एंगल भी आ जाएगा आपका, कि भाई कोई भी सर्कुलर मोशन होगा तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक तो वेलोसिटी के अलोंग आपका एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल, और सेंटर की तरफ जो होता है वो सेंटर पे होता है। इसका रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन ये ऐसा होता है, तो ये वाला एंगल पूछता है। यहाँ से एकदम आसान चीज है, tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो AC बाई 80 तो हो जाएगी, तो 2 सेकंड पे 80 तो आप निकाल चुके हो, 80 की वैल्यू 8 है,
और 2 सेकंड पे एसी जो होगा वो v स्क्वायर बाई आर होगा। तो आप उस एक्सप्रेशन से हम देखें v की वैल्यू 8 होगी, तो एसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 स्क्वायर बाई R2 था, तो ये आपका 32 है ना, मतलब ये 4 आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो tan इनवर्स 4 है। ये जो एंगल अगर कोई थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये थीटा जो होगा AC बाई 80 हो जाएगा। AC बाई 80, 80 पहले हम निकाल चुके थे 2 सेकंड में, आप AC निकाल लिया 2 सेकंड में, उससे आप निकाल लिया। तो थर्ड पार्ट भी इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, हाँ, थर्ड पार्ट में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें बोला ये एंगल कितना ट्रेवल करेगा 1 से 3 सेकंड्स के बीच, फोर्थ पार्ट। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज कर लूंगा। v इक्वल टू 2t स्क्वायर होता है और v इक्वल टू जो होता है वो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी 2 है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, ओमेगा की वैल्यू t स्क्वायर थी, और ओमेगा जो होता है वो d थीटा बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। यहाँ से d थीटा की वैल्यू आपकी आ गई t स्क्वायर इंटू। तो इसका एंगल जो ट्रेवल करने के लिए बोला हुआ है, ये किसके बीच में बोला हुआ है, बिटवीन फ्रॉम 1 सेकंड टू 3 सेकंड, तो लिमिट जो होगी 1 से 3 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से जो एंगल ये ट्रेवल करेगा डेल्टा थीटा, ये 26/3 रेडियन है ना। तो कैसे मैंने सॉल्व किया था, सर्कुलर मोशन काइनेटिक्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। सर ये फोर्थ वाला एक और बार रिपीट कर दो। फोर्थ पार्ट में देखो v की वैल्यू पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और v और ओमेगा में रिलेशन पता होता है ना, ओमेगा r होता है, r2 दिया हुआ है, यहाँ से ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ओमेगा का होता है d थीटा बाई dt, तो dt को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, है ना। तो आपको कहां से कहां तक एंगल निकालना है, आपको निकालना है 1 से 3 तक, है ना, कि आपको कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम 1 से 3। तो टाइम की वैल्यू 1 से 3 तक पुट करके जब सॉल्व करोगे तो एंगल डिस्कस में आता है भाई 1 से 3 सेकंड्स के बीच में ये कितना एंगल ट्रेवल करता है ना। मैंने बेसिक से यूज कर लिया, अदरवाइज आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप क्या यूज कर सकते थे, ये वाला इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, है ना, कि डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा, ये भी यूज, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये जल्दी। सर इसमें तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। हाँ तो अल्फा कांस्टेंट है ना, हाँ ये यूज कर ही नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट यूज दिस, सही बात बोली, अल्फा इसमें कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ए कांस्टेंट नहीं है ना, टेंजेंशियल एक्सेशन कांस्टेंट नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, आपको इसी से करना है, क्योंकि इसमें अल्फा या एटी जो है वो कांस्टेंट है, तो आप इसी से क्या करोगे बेसिकली आपका सॉल्व, ये आपका proof आ गया। ठीक है, 26/3 रेडियन। है ना, क्या प्रॉब्लम है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है, सॉरी, ये भी करेंगे थोड़ा देर बाद। Okay, you can go for this question. RPM means revolution per minute.
ओके, आई चेक द आंसर। ये आंसर तो नहीं आ रहा है अभी। हाँ भव्य, आपका आंसर सही है। ओके, आई चेक द आंसर। हाँ, हो सकता है आपका आंसर सही हो कार्तिक के, बाकी तो सही नहीं आ रहा। हर्षित पाल, आपका आंसर सही है। सिद्धार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, सही, काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। कुछ नहीं, आपको आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, कि आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे कई बार दिया होता है कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, किसी चीज की एंगुलर स्पीड जो होती है वो आपको दी होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, इसी को हम बोलते हैं आरपीएम। तो इसको रेडियन पर सेकंड में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। वो ओमेगा की वैल्यू जो होती है ना, वो 2πn/60 ये इंपॉर्टेंट है ना, 2πn/60 वेयर n इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई एक रिवॉल्यूशन में एंगल 2π होगा, पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसा करेंगे, अगर n आरपीएम में है तो ये चीज रेडियन पर सेकंड में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में जरूर। तो इसका सिंपल से ही तो बोला हुआ है कि भाई कोई पार्टिकल था जो कि इस तरह से रिवॉल्व कर रहा किसी ओमेगा नॉट से, है ना, और इसकी ओमेगा नॉट इतनी रेडियन पर सेकंड। पहले तो ओमेगा नॉट आप निकाल लो कितनी। ओमेगा नॉट आपको हो जाएगा 2πn, एन की जगह पे 1200 आ जाएगा बाई 60 अल्फा, है ना। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आपकी आ जाएगी 445 रेडियन पर सेकंड, हाँ, किस ओमेगा नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 45 रेडियन पर सेकंड, है ना। तो अगर एक बार ओमेगा नॉट पता है तो उसकी यूनिट स्पीड भी आ जाएगी। तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू आर, और आर इसमें दिया हुआ है कुछ, है ना, आर जो दिया हुआ है 0.5 मीटर, तो v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में हम निकाल देंगे। तो 45 इंटू आर की वैल्यू 0.5, यहाँ से v की वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया कि अगर आरपीएम में ये इतना है तो इसकी जो लीनियर स्पीड v होगी वो 25 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब v मीटर पर सेकंड में है। एसआई यूनिट का कन्वर्जन एसआई यूनिट से होगा, आरपीएम को हम कन्वर्ट जरूर करें। इसने बोला अभी ये ऐसे रोटेट कर रहा था, अचानक से इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन लगी, अल्फा की वैल्यू लगने लगी 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने टर्न करने के बाद ये रुक जाए, तो पहले तो मैं निकालेंगे कितने एंगल के बाद ये रुक जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि अल्फा इसमें कांस्टेंट है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा टी। हम निकालना चाहते हैं कितने एंगल के बाद ये जाती है स्पेशली, तो फाइनल ओमेगा 0 हो गया। ओमेगा नॉट हम सॉल्व कर ही चुके हैं, ये आपका हो गया 45, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए माइनस आ गया, और ये आपका हो गया 5 इंटू डेल्टा टी।
है ना। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई, है ना, कि डेल्टा थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 पाई का होल स्क्वायर भाई आपका यहाँ पे 10 पाई, है ना। यहाँ पे क्या आ गया सर आपका, ये 10 पाई आ गया, तो यहाँ से आपका 160 पाई है ना। यहाँ से कितना जाएगा सर आपका 165 रेडियन, कि भाई इतने रेडियन के बाद इसकी ओमेगा जीरो, है ना। मोमेंटली क्या हो जाएगा सर आपके स्टॉप में। तो आपको पता है ये तो एंगल आया है, आपको पता है नंबर ऑफ रोटेशन निकालना, नंबर ऑफ रोटेशन, तो उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक रोटेशन में 2 पाई एंगल का नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब हो जाएगा डेल्टा थीटा को आप 2 पाई से, ये आपके 80 नंबर होगा, है ना। एकदम सिंपल सी चीज है, तो 80 टर्न बाद टर्न करने के बाद ये मोमेंटली क्या हो जाएगा कि आपके स्टॉप, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लिख लो पहले आप। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा इसको पक्का कर लेते हैं पहले बिफोर स्टार्टिंग डायनामिक्स। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर यहाँ पे जो एफिलिएशन है वो टोटल एफिलिएशन
हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? टोटल एक्सेलरेशन हेलो, सर, टोटल एक्सेलरेशन बताना। टोटल 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 जब भी एक्सेशन पूछा जाए मैं टोटल बता, आपको जो बताना है वो टोटल ही बताना है। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन इसके ऑप्शन मैंने मिस कर दिए, कोई बात नहीं, आपको वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ही था। टोटल एक्सेशन था। हाँ, एकाग्री और आंसर इज करेक्ट, कार्तिकेय त्यागी और आंसर इज करेक्ट, भव्य और आंसर इज करेक्ट, निहाल और आंसर, कार्तिकेय त्यागी बाद में जो आपने आंसर दिया उसी बिल्कुल सही आंसर है। एकाग्र आपके आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर, थोड़ा सा डेरिवेटिव यूज करोगे विल गेट आंसर। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस, कुछ नहीं करना आपको इसमें। देखो, टोटल एक्सेशन पूछा गया है, तो टोटल एक्सेशन जो होता है ना वो ये होता है a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AC, है ना। AC की वैल्यू जो होती है वो स्पीड का स्क्वायर बाई आर होती है, तो इससे स्पीड निकालना पड़ेगा, और AT की वैल्यू जो होती है वो डी, हाँ, तो एकदम आसानी से कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दो इससे तो भी आ जाएगी, v इक्वल टू ds बाई AT आ जाएगा ना, तो ds बाई AT की वैल्यू आ जाएगी 3t, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई AT आ जाएगा, ये तो AT होता है टेंजेंशियल एक्सेशन, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 60 है ना, तो दोनों की वैल्यू आप निकाल लो, भाई AC जो होगा वो आपका हो जाएगा स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, तो ये आपका 12 आ गया भाई r की वैल्यू 20 मीटर, और AT इक्वल टू d बाई dt होता है, ये आपको निकालना है 2 बाई, ये भी 12 आ गया, है ना, ये भी क्या आ गया, जैसे कि आपका 12 आ गया, है ना, AC की वैल्यू भी क्या आ गया, जैसे कि आपकी 12 आ गई, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देखो, तो इससे जो वैल्यूज आती है वो 14 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट आ जाए तो 14 मीटर पर सेकंड, तो सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, तो आपको कोई डायग्राम वगैरह ऐसे दिया हुआ था, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, फंक्शन दे देता तो उससे भी करें, तो 14 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सलेशन का मतलब अगर बोला नहीं गया है तो इस हिसाब से टोटल पूछा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, you can go for this question. Okay, you can go for this question. ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। आरसी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का क्वेश्चन है। यहाँ से आंसर है। हाँ भव्या सही आपका आंसर। दोनों सही आपके आंसर, दोनों पार्ट सही।
ओके, सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है आपका। देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या, पहले आप समझ लो कि आपने किसी हाइट से ना एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो जब 2 सेकंड में होगा तो ये कोई कर्व बना रहा होगा ऐसे, तो आप बताना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बताना हाँ, कि जिस कर्व पे पार्ट होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। पहले आपको पता है 2 सेकंड बाद आपको स्पीड निकालनी है, तो आपको पता है इसमें जी तो वर्टिकल लगता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस 2 सेकंड में कुछ वर्टिकल वेलोसिटी गेन करनी है। vy is equal to uy plus ay into t से निकालो, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो गेन करेगा, uy तो 0 था इधर स्टार्टिंग में, ay की वैल्यू -10 इनटू टाइम की वैल्यू 2 आ गया, तो -20 गेन करेगा, मतलब यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड है ना। तो जो टोटल इसकी वेलोसिटी होगी उसका रिजल्टेंट होगी, और टोटल इसकी स्पीड जो होगी वो आपकी 20√2 स्पीड तो आ गया है ना, क्योंकि आपको पता है जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्पीड स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, ठीक होता है। तो स्पीड की वैल्यू तो 20√2 हो गई, तो आप यहाँ पे 20√2 पुट कर दोगे है ना, बाई ए परपेंडिकुलर है ना। ए परपेंडिकुलर में आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें जब ये एयर में होगा तो इसमें जी तो रहेगा खाली है ना, तो आपको बताना 20√2 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, उसी को तो हम बोलेंगे जी का कंपोनेंट ही तो होगा। तो आपको पता है क्योंकि ये भी 20 ये भी 20 तो ये आएगा 45 डिग्री, तो जी का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो जी साइन 45 डिग्री, ये कॉस हो जाएगा 45 में क्या, तो आप देखो 20√2 के परपेंडिकुलर जी साइन 45 है ना, मतलब 10/√2, यहाँ से 10/2 है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो आएगी वो 80√2, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 80√2 मीटर, हाँ, जिस कर्व का ये पार्ट होगा उसका रेडियस 80√2। तो आपको पता है इसने एक वर्ड यूज किया रेडियल, रेडियल का मतलब सेंटीमीटर की होता है ना, कि जब भी इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है तो ये वाला जो एक्सेशन होगा जी का कंपोनेंट ये रेडियल हो जाएगा, रेडियल का मतलब जो सेंटर ऑफ की तरफ है, और जो टेंजेंशियल ये वाला जी का ये वाला कंपोनेंट जो होगा cos 45 sin 45 ये लो, ये टेंजेंशियल है ना। तो इसने ये तो बोला हुआ है कि इस टाइम पे जो जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसे, तो आपको बताना है कि रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सिस क्या होगा, तो रेडियल जी sin 45 हो जाएगा, टेंजेंशियल जी cos 45 तो मैं क्यों है ना, तो AR की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी g/√2, वही सेंटीमीटर रेडियल सेम होते हैं, और टेंजेंशियल भी जो होगा वो g/, दोनों का काम अलग अलग है, रेडियल का काम है इसको बेंड करना, और टेंजेंशियल का काम करना है इसकी स्पीड को, है ना। तो इसके हम सॉल्व करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपने निकाल लिया और थोड़ा सा उसकी कंसेप्ट लिख लिया, ठीक है। ये क्लास क्वेश्चन देन वी कंप्लीट द मीटिंग, और डायनेमिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक क्लास में एक्चुअली दोनों मिक्स हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि दोनों जो टॉपिक है ना मिक्स हो जाए। हाँ g/√2 सही है आपका आंसर में, तो एकदम केयरफुली करना, ये सब चीज आपको आनी चाहिए थी, कैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। चलो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। Okay, you can go for this question. भाई P भी मूव कर रहा है, Q भी मूव कर रहा है,
वन नेम आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप में एक पॉइंट्स की कमी है बस, अभी आपका आंसर सही है। एकाग्र योर आंसर इसका। बस इसमें रिलेटिव लॉस ले लेना है ना, इसमें रिलेटिव लॉस ले लेना है, और कुछ नहीं करना है, रिजॉल्व करके रिलेटिव लॉस। कार्तिकेय सही है आपका आंसर। निहाल अब आपका आंसर सही है, सही है ना, सही है निहाल, सही है आपका आंसर है ना, सही है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको, आपको पी को रेस्ट पे लाना पड़ेगा ना पहले तो। ये जब तक रेस्ट पे रहेगा कैसे एंगुलर स्पीड निकालना। एंगुलर स्पीड की डेफिनेशन तो सेम ही है, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर, आर ये डिस्टेंस है। तो इसके पहले क्यों दोनों मूव कर रहे हैं तो एक को रेस्ट पे लेके कॉस निकालना है, तो आपको रिजॉल्व कर लो ऐसे। तो ये आपका हो गया 6 cos और ये आपका हो गया 6 sin। ऐसे 8 का ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया 8 cos और ये आपका हो गया 8 sin। हाँ, तो हम क्या करते हैं, क्यू की रिलेटिव वेलोसिटी पी के रिस्पेक्ट में ये पी है, और क्यू की अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी 8 cos 30 और 6 cos 30 सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगे, तो ये 2 cos 30 आ जाएगा, मतलब ये √3 आता है, मतलब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड जो होगी वो √3 मीटर रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ सॉरी उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि है ना इससे इसको माइनस करना, हाँ तो ये इसकी तरफ आता हुआ, वैसे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता, हाँ वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस आ जाएगा ना, मतलब इस तरफ हो जाएगा, और ये वाला एक इधर तो ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना, ये दोनों क्या होंगे जैसे कि आपके ऐड उसी डायरेक्शन में, है ना, तो ये आपका हो गया 3 and 4 7, है ना, और ये अभी पी रेस्ट पे आ गया, और पी तो था ना इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, तो आपको पता है इसकी वजह से कोई एंगुलर स्पीड तो होगी नहीं, इसकी वजह से जो भी एंगुलर स्पीड होगी उस 7 की वजह से आपका आंसर आ गया। ओमेगा इक्वल टू बी परपेंडिकुलर, तो आपका आ गया रिलेटिव वेलोसिटी 7 आ गया, और रेडियस कितना था ये आप चेक कर लो। इस केस में रेडियस जो दिया हुआ था डिस्टेंस 10 मीटर दिया दोनों के बीच का, यार की वैल्यू आपको 10 मीटर, 10 से डिवाइड कर दो, आपकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी 0.7 रेडियन, है ना, मतलब कि क्यूब का स्पीड पी के रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड कितने से रोटेट करता हूँ, और पास भी आ रहा होगा, पास भी आ रहा होगा रोटेट, पास भी आ रहा होगा रोटेट से, और रोटेट कर रहा होगा आपका, इस तरह से आपने क्या किया इसको डिफाइन, है ना, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन किया। तो आज हमने वी हैव कवर्ड द सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, है ना, तो आज की इतनी काफी है। सर एक बार और बता दीजिए ये। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, जैसे एक पी था एक क्यू था, मैंने सारी वेलोसिटीज को रिजॉल्व किया, 6 cos 30 6 sin 30 8 cos 30 8 sin। अब आपको क्या करना है ना, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी लेते, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द क्यू माइनस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू 6 cos 30 आ गया अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये आपका 8 है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 cos 30, मतलब -√3, मतलब इस तरह, और वर्टिकल में तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, जब ऐड होंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी लॉस क्या आ जाएगा, ये 7, मतलब p के रिस्पेक्ट में q की वेलोसिटी है, तो ये p के रिस्पेक्ट में सब कुछ निकालना है ना, पहले मैंने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की, q p के रिस्पेक्ट में q जो है 7 से इस तरह से मूव कर रहा होगा और √3 से इस तरफ जाएगा, तो आपको तो एंगुलर वेलोसिटी जब हम लेते हैं तो उसमें इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं, आपको जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ता है वो परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर तो 7 आ गया भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस और आपको 10 दिया हुआ था, एंगुलर स्पीड 0.7 है, मतलब Q की एंगुलर स्पीड P के रिस्पेक्ट में 7 रेडियन पर सेकंड, 0.7 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। अब तक क्या था, मैं क्या P को रेस्ट पर रख रहा था और सिर्फ Q मूव। अगर P एंड Q दोनों मूव करें तो P को रेस्ट पे रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, फिर वो सेम पोजीशन हो जाता है जैसे आज हमने थोड़ा सा सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ा, क्योंकि ये जो 3 चैप्टर है ना, मैं बीच में समझो मैं इसको क्यों रिवाइज करूंगा। ये 3 चैप्टर आपके पूरे स्टडी का बैकबोन बनाते हैं, कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास हर जगह पे बार बार यूज हो, थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो, और पहले से पढ़ा हुआ है बस और स्ट्रॉन्ग होगा। कोई चीज अगर पहले मिस हो गई है तो वो आपको आ जाएगी, तो फर्दर स्टडी में आपको क्या थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब 4 चैप्टर्स। That's all for today. Bye bye.